नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष जो है वो किया, उसके बाद जाकर उन्हें कहीं कामयाबी मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वदेश कबीर की, जो कि डीएससी महापंचायत हरियाणा के अध्यक्ष हैं। वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। स्वदेश जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपको स्वदेश जी, आपने तकरीबन 18 से 20 साल लंबा संघर्ष किया है डीसी समाज के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों के लिए आपने आवाज उठाई थी, क्या वो मुद्दे खत्म हो गए हैं या अभी भी कुछ बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का प्रारूप कैसा हो, देश का विकास कैसे हो, देश चले कैसे, इन सभी विषयों पर बहुत बड़े विद्वानों ने बैठ करके प्लानिंग कमीशन के माध्यम से चिंतन, अध्ययन, मनन और विश्लेषण किया था। तो सबसे बड़ी हमारे सामने जो देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि गरीबी देश की वो कैसे खत्म हो, और जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछात है, जो भेदभाव है, जो सांप्रदायिकतावाद है, जो जातिवाद है, वो समय के अनुसार हम इसको कैसे कम से कम करें। क्योंकि ऐसा समय था देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात कि छुआछात, जो बहुत गरीब जातियां थी, अनुसूचित जातियां थी, उनके साथ छुआछात बहुत होता था, जिसको हम सामाजिक भेदभाव बोलते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो देश की स्वतंत्रता के बाद देश का संविधान बना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान सभा पूरी मिलकर के, और उन्होंने जो बहुत वंचित लोग थे, जिनको हम दलित लोग बोलते हैं, जिनको जोड़ों से पानी लेने की भी इजाजत नहीं थी, जिस जोड़ से भेड़ बकरियां गाय भैंस पानी पी सकती थी, लेकिन वो लोग छुआछात के चलते पानी नहीं ले सकते थे, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। तो उस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और पूरे संविधान सभा के लोगों ने जब हमारे देश के संविधान को फ्रेम किया, तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया था कि आरक्षण का प्रावधान करके हम जो वंचित जाति हैं, अति दलित जाति हैं, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। तो देश की संविधान में 20% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया था। उसके बाद फिर पिछड़ी जातियों ने भी आवाजें उठाई, उन लोगों को भी फिर आरक्षण का लाभ दिया गया, और चलते चलते आरक्षण का लाभ लेके बहुत जातियां हैं जो सर्वगुण संपन्न हो गई, बहुत ज्यादा तरक्की भी कर गई, खुशहाल भी हो गई। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जो पिछड़ी रही। तो 70 के दशक में लोग आवाज उठाते रहे कि हम पिछड़ गए, हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो बेसिकली हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1993 में एक गुरनाम सिंह कमीशन बना था, क्योंकि मुख्य रूप से धानक, वाल्मीकि, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंह, कारसी, गिरगर, बावरिया, पेरने, ये जातियां हैं, ये पिछड़ रही थी, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। तो इनके छोटे छोटे नेताओं ने आवाज उठाई और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी को कहा कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो भजन लाल जी ने 1993 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बनाया था। जस्टिस गुरनाम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस थे, 3-4 IAS ऑफिसर उनके साथ बैठे। तो गुरनाम सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को दी, और उन्होंने बड़े हैरानी करने वाले आंकड़े सरकार को दिए और कहा कि आरक्षण का 94% लाभ केवल एक जाति विशेष को जा रहा है, और बाकी जो जातियां हैं वो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित है। तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने उस समय आरक्षण का वर्गीकरण किया था अनुसूचित जातियों का। जो 20% आरक्षण था उसको 10-10% किया कि 10% में तो अगली जातियां रख दी, जिनको हम मुख्य रूप से चमार, जटिया चमार, रामदासिया, रविदासिया इनको बोलते हैं। और जो ज्यादा पिछड़ी जातियां थी, जिसमें उन मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंह, कारसी, गिरगर, ये जाति, इनको अलग रख दिया। तो ए और बी कैटेगरी बना दी। जिस प्रकार से बीसी में ए और बी कैटेगरी थी, ऐसे ही एससी में भी और बी कैटेगरी बना दी। अब ए और बी कैटेगरी बनाई 2 नवंबर 1994 को। तो तब से लेकर के 2005 तक ये जो पिछड़ गए थे वंचित लोग, इनको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा। इनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में आने लगे, इनके बच्चों को भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिलने लगे। तो आरक्षण का लाभ ये चलता रहा। लेकिन जैसे ही 2005 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने
राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया। क्योंकि जो लोग अगड़े थे, उन लोगों के मंत्री ज्यादा थे, उन लोगों के एमएलए ज्यादा थे। जैसे उनकी शैलजा बड़ी नेता थी, केंद्र में उनके सुशील कुमार शिंदे थे, और उससे पहले बाबू जगजीवन राम रहे। मायावती जो देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो उनका प्रेशर था। हरियाणा में गीता भुक्कल जो झज्जर जिला से मंत्री रही, और करतार देवी उनकी मंत्री रही, और बहुत सारे उनके नेता थे। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेशर में आकर के इस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया, जो AB कैटेगरी थी। स्वदेश जी, ये जहां तक मेरी जानकारी है कि उस टाइम में हाई कोर्ट का फैसला आया था, हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो दोनों के लिए था, पंजाब और हरियाणा के लिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र हुड्डा थे, ये भी कांग्रेस के थे, और सेंटर में भी कांग्रेस थी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट बुला करके अगले दिन कहा, श्वेत पत्र जारी करके, कि भी आरक्षण का ये लाभ बिल्कुल संवैधानिक है, और हम इस आरक्षण के लाभ को जो बहुत पिछड़ी वंचित जाति है उनको देते रहेंगे। तो उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है कि इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू एडवांस और लिफ्ट दीज क्लासेस सो दैट दे मे बी इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों को समान लाभ देने के लिए उनका वर्गीकरण कर सकता है। तो जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने बात नहीं मानी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी नहीं माननी चाहिए थी। विषय तो एक ही था। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक प्रेशर में आकर के भूपेंद्र हुड्डा ने इसको समाप्त किया। करने की आवश्यकता नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा चाहते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, या बड़ी बेंच में इस मामले को रखवा सकते थे, या स्वतः संज्ञान लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह ही वो भी इसको विधानसभा में ला सकते थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उस समय वंचित जातियों की कोई ताकत नहीं थी, उनका कोई एमएलए नहीं था, उनके कोई मंत्री नहीं थे, तो ये भेदभाव हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा भेदभाव किया तो भूपेंद्र हुड्डा को मुंह की खानी पड़ी। आज भूपेंद्र हुड्डा सत्ता से बाहर है 15 साल से। उसके बाद आगे भी भूपेंद्र हुड्डा बाहर रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था थी जिसको खत्म किया गया। अब आपकी बात मैं बड़ी करता हूं। अब चूंकि 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, 7 जजेस बेंच का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वतः हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की थी। और 6 जजों के फैसले ने ये माना कि आज के परिवेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का वर्गीकरण बहुत जरूरी है, ताकि अति दलित जातियों को भी, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले, और वो भी ये महसूस करे कि मैं भी देश का नागरिक हूं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मान रहे भूपेंद्र हुड्डा। तो अब आपने देखा कि गीता भुक्कल झज्जर की जो एमएलए है, वो चिल्ला करके विधानसभा में बोल रही है कि ये तो गलत कर दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, ये तो बीजेपी सरकार ने संविधान बदल दिया। मैं उस बहन को भी ये कहना चाहता हूं कि कम से कम संविधान को पढ़ तो लो। संविधान का 16(4) बिल्कुल सीधा बोल रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों को समान लाभ देने के लिए उनका वर्गीकरण कर सकता है। तो आपकी बात को ही मैं बड़ा कर रहा हूं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप लोग कॉपी के खिलाफ बोल रहे हैं उसके। तो ये व्यवस्था जो है, इस लंबी लड़ाई हमने लड़ी, सड़क से संसद की लड़ाई लड़ी, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं। मैं भी लंबे समय तक जेलों में रहा हूँ, 4 जेलें हरियाणा की काटी है, 6 साल जेलों में बिता दिए। बहुत सारी कई बार भूख हड़ताल भी की। रोहतक में बहुत बड़ी भूख हड़ताल हमने की भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में। 1 लाख लोग सड़कों पे आए। भूपेंद्र हुड्डा ने आरक्षण का लाभ देने की तो दूर की बात है, निहत्थे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके हजारों लोगों को अपाहिज कर दिया, सैकड़ों लोगों के हाथ पैर तोड़। स्वदेश जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि 2006 में जब DSC को खत्म किया गया, आरक्षण को खत्म किया गया, तो इतनी लेट जो है आप लोगों को अब लाभ मिल रहा है, तो क्या इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हाथ रहा है? देखिए, इस लड़ाई को लगातार हमने लड़ा। DSC समाज धीरे धीरे मजबूत होता गया। जो बहुत वंचित लोग थे, वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, ये वंचित लोग थे, ये जुड़े, धीरे धीरे मजबूती आई, इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यदि आप ये DSC समाज
यदि हमें लाभ दे, हमारी सरकार बनवाने में हमारी मदद करे, तो हम आपका आरक्षण का वर्गीकरण व्यवस्था जो टूटी हुई है उसको पुनः स्थापित करेंगे। तो हमने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन पत्र सौंपा था रोहतक में रैली करके, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है, अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से पिछड़ गई हैं उनको आरक्षण का लाभ हम देंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, और जैसे ही मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो 2020 में उन्होंने संत कबीर जयंती पर शिक्षा में आरक्षण की वर्गीकरण को लागू किया ताकि इनके बच्चे पढ़े और सरकारी नौकरियों में लगे। तब तक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं आया था जी, अपने ही संज्ञान लें, क्योंकि मुख्यमंत्री की शक्तियां वो कर सकते हैं। और जैसे ही नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री आए, 54-55 दिन के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विचारों का धनी, एक ऐसा अपने कथनी का धनी, ये ऐसा मुख्यमंत्री तो हमने देखा नहीं। बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, इतना सौम्य, इतना सरल, और अपने जो बात बोल दी वो पूरा किया। ये चुनाव से पहले हमसे वादा किया था नायब सिंह सैनी जी ने कि आपके आरक्षण का वर्गीकरण पहली कलम से ही करूंगा, आप मुझे शक्ति दे, ताकत दे। 22 सितंबर को हमने जींद में बहुत बड़ी रैली, विशाल रैली करके और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और उसी रैली में हमने पैर पे खड़ा होकर के ये कहा था कि एक एक वोट डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी को देगा। जबकि आप देख रहे थे हवाएं हर जगह कांग्रेस की चल रही थी, कांग्रेस के लोग थकते नहीं थे, गुणगान करते हमारी 60 सीटें आएंगी, 65 सीटें आएंगी। तो डीएससी समाज ने जो पश्चिम की हवा चल रही थी उसको पूर्व की हवा कर दिया, और आज मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी है तो वो डीएससी समाज की वजह से बनी है। 35 लाख की जनसंख्या हमारी है, एक वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया। स्वदेश जी, लेकिन कुछ लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसी समाज को तोड़ने का काम किया है, आपने ऐसी समाज को 2 भागों में बांट दिया है, जबकि समाज एकजुट होना चाहिए था। देखिए, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता, संस्कार बड़े स्वर्णिम रहे हैं, और अगर एक परिवार में यदि 5 भाई हैं, एक परिवार में यदि 5 भाई हैं, तो वो 5 भाई कितने दिन इकट्ठे रहेंगे? बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो भी अलग अलग होते हैं। तो देश की तरक्की और खुशहाली के लिए, देश को ज्यादा संपन्न बनाने के लिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको भी तोड़ करके छोटे 2-2, 3-3 भागों में बांटा जा रहा है ताकि ज्यादा तरक्की हो, खुशहाली हो। तो ये बांटने की बात जो ना, ये सरासर गलत है, निराधार है। बटा नहीं है एससी समाज एक है, एक ही खड़ा है, एक जगह खड़ा है। जब एससी समाज पे कुठाराघात होने की बात आती है तो हम सब एक है। आपने देखा 2 अप्रैल को हमने बहुत बड़ा पूरा देश हमने बंद कर दिया था, पूरे एससी समाज ने मिलकर। लेकिन जब परिवार की तरह अपने अधिकारों की बात आती है तो जो छोटा भाई है वही अधिकार मांगता है बड़े भाई की तरह। तो इसमें कोई बटने की बात नहीं है, उनका अधिकार उनको मिल रहा है और हमारा अधिकार हमारे को मिल रहा है। और ये बात बिल्कुल यहाँ पे प्रमाणिक होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या के हिसाब से हमें मिल रहा है, उनकी संख्या के हिसाब से उनको मिल रहा है। तो इसमें कोई बंटवारे वाली बात नहीं है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने, जैसे 2 भाग हो गए हैं डीएससी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डीएससी में सबसे ज्यादा कोटा जो है धानक समाज को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, डीएससी में बड़ी जातियां जो हैं वो वाल्मीकि और धानक है। वाल्मीकि और धानक की संख्या लगभग 85% है डीएससी में। तो 85% लोग जो हैं उनको 85% के हिसाब से ही लाभ मिल रहा है। बाकी जो और छोटी जातियां हैं वो हमारे भाई हैं, और हमने एक ऐसा समीकरण तैयार किया है कि पहले हम अपने छोटी जातियां जो हमारी हैं, जैसे मुख्य रूप से खटीक है, सांसी है, बावरिया है, ओड है, सिंगिकाट है, सिकलीगर है, पेरना है, स्पेरा, ये जातियां जो छोटी मात्रा में है, हम उन जातियों को सबसे पहले आगे लेके आ रहे हैं। और हमने जितने भी हमारे डूम ढेया जातियां उनको भी हम आगे लेके आ रहे हैं, और सबसे पहले उनका उत्थान हो और फिर हमारा उत्थान हो, ऐसी प्रावधान हम करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वदेश जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को ज्यादा तूल दे रहे थे, लगातार खींच रहे थे? देखिए, हमारी क्या राजनीतिक रोटियां हैं? हमने तो 18 साल की तपस्या की है, 18 साल जीवन के खपा दिए, पूरी जवानी हमने खपा दी। हमने तो महापंचायतों में वादा किया था, वचन दिया था समाज को भी, जब तक आपका अधिकार आपको नहीं दिला लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। तो हम तो आज तक 18 साल से शादी नहीं की। जब तक आपका अधिकार आपको नहीं दिला लेंगे, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हम तो अन्न नहीं खाया लंबे समय तक।
और ये प्रण भी किया था जब तक आरक्षण का वर्गीकरण नहीं करा लिया गया तो हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे। हमने ना तो कोई पार्टी ज्वाइन की, हमने अपनी राजनीति तो वो करेगा जो राजनीतिक आदमी होगा। हम तो सामाजिक व्यवस्थाओं में चला करके सामाजिक संघर्ष किए हमने, तो राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी हैं। हम तो कांग्रेस से भी लड़े 10 साल, फिर बीजेपी से भी लड़े। क्या अब आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है। पूरा डीएससी समाज, 35 लाख संख्या का डीएससी समाज आज गदगद है, गौरवान्वित है। और आज जो हमारे बच्चों का निवाला हमसे छिन गया था वो हमारे को मिलेगा। तो अब तो एक ही विषय है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के हो ही गए। हमने तो अभी 24 को हमारी रैली थी बहुत बड़ी, आपने देखा हो, जिनमें हमारी रैली थी, डीएससी समाज की लाखों लोग जुड़े थे। और मंच पे हमने बोल दिया कि मुख्यमंत्री आज से हम आपके हो गए और आप हमारे हो गए। अब तो हमारा चोली दामन का साथ हो गया। अब पूरा का पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ सदा के लिए जुड़ गया है। और अब इसमें कोई संदेह नहीं, ये डीएससी समाज लगातार आने वाले 20-30 साल तक तो बीजेपी हरियाणा से जाती नहीं है, हरियाणा में बीजेपी ही रहेगी। ये मैं पहले आपको बता के जा रहा हूँ। स्वदेश जी, एक बयान है, मैंने तो अभी तक सुना नहीं, लेकिन काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आपने किसी मंच से कहा था कि मैं भूपेंद्र हुड्डा को श्राप देता हूं कि आप कभी सीएम नहीं बन पाएंगे दोबारा। हाँ, बिल्कुल कहा था हमने। 2008 में एक महापंचायत की थी जिसमें पूरा हरियाणा जुड़ा था रोहतक में, और लगभग 2 लाख लोग जुड़े थे। हम भूख हड़ताल में बैठे हुए थे रोहतक में। तो निहत्थे लोगों पर, हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर भूपेंद्र हुड्डा ने लाठी और गोलियां चलाई। हजारों लोगों को, हजारों निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को अपाहिज कर दिया, उनको गोलियां चला दी। तब हमने ये वादा किया था, वचन दिया था समाज को कि भूपेंद्र हुड्डा को श्राप उस समय हमने दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि हरियाणा से तेरी राजनीति भी खत्म कर देंगे और तुझे श्राप देते हैं कि जन्म जन्म तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। तो वो काम हमने करके भी दिखा दिया। श्राप लग गया उनको, आपने देख लिया। वो तड़प तड़प के भूपेंद्र हुड्डा मर तो सकता है, लेकिन दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अगर वो मुख्यमंत्री कभी बन गया तो समझ लो हमारा श्राप नहीं लगा, हम हरियाणा ही छोड़ के चले जाएंगे सदा के लिए, हिमालय ही चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। एक आपने कहा कि 80% जो है नौकरियों पे लाभ जो है जो चमार जाति के लोग उनका है, लेकिन जो पीपीपी के आंकड़े कहते हैं उसमें ये है तकरीबन 60% लाभ मिला है उनको। देखिए, गुरनाम सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो हमारी तो नहीं थी। गुरनाम सिंह कमीशन बहुत बड़ा कमीशन था। पीपीपी के आंकड़े मेरे नहीं है, वो भी सरकारी आंकड़े। गुरनाम सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी है। उसमें 133 अगर क्लास 1 अधिकारी भर्ती हुए तो 133 में से 112 अधिकारी केवल चमार जाति के हुए। बाकी अब देख लो डीएससी समाज के कितने हुए। सेकंड क्लास में 3600 नौकरियां जो है लगी। 3600 नौकरियों में से अकेले 3415 नौकरियां केवल एक जाति को गई, चमार भाइयों को। और देख लो डीएससी समाज को क्या मिला। तो ये तो आंकड़े हैं आपके सामने, कहेंगे तो हम रिकॉर्ड आपको दे देंगे। नहीं, वो तो 1993 की है, मैं तो आपको 2024 के बता रहा हूँ। 2024 आते आते तो इन जातियों के, अब 2020 में मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डीएससी के पक्ष में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया भाई आज के परिवेश में आरक्षण का वर्गीकरण बहुत जरूरी, अति आवश्यक है अगर इस देश को विकासशील से विकसित देश बनाना है। तो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी ये गर्व हो कि मैं भी देश का नागरिक हूँ, मुझे भी सब कुछ मिल रहा है, संपन्नता मिल रही है। तो जब 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में शिक्षा में आरक्षण का वर्गीकरण किया था, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं आया था। तो शिक्षा का आरक्षण का वर्गीकरण किया तो ये इन जातियों, डीएससी समाज के बच्चे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले गए, बहुत सारे हजारों की संख्या में। तो वो बच्चे आगे आने लगे, तो अब धीरे धीरे वो पढ़ने लगे, वो भी नौकरियां लगने लगे। स्वदेश जी, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, आप आगे क्या करेंगे? देखिए, पहला कदम तो हमारा यही है कि हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का, जो बहुत ही सज्जन और बहुत अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते हैं, जो कहा पहली कलम से ही 17 तारीख को शपथ ली और 18 तारीख को ही मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से उन्होंने डीएससी बहाल कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। ये 35 लाख लोगों का भला उन्होंने एक ही कलम से कर दिया। और मैं तो हैरान हूं कि चुनाव से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमसे वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि पहली कलम से ही आपका डीएससी बहाल कर दूंगा। उन्होंने तो कभी परवाह नहीं की किसी चीज की। उन्होंने अपना राजनीतिक घाटा भी नहीं देखा कि जो दूसरे लोग हैं और वो मजबूत स्थिति में है और बहुत ताकतवर लोग हैं, उनको देखा ही नहीं।
कि ये लोग मुझे वोट नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बनेगी। लेकिन उन्होंने डीएससी में अपना विश्वास जताया और डीएससी को पहली कलम से बहाल कर दिया। और अब बात ये आती है कि राजनीतिक प्रवेश क्या हो। राजनीतिक प्रवेश में तो जैसा मान की बात है, तो हम मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके साथ खड़े हैं। और ऐसे सज्जन व्यक्तित्व मैंने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आ सकता है। अब आप देखे जा करके चंडीगढ़ में उनके कबीर कुटीर में लाइन लगी हुई है लोगों की, और वो कहते हैं कि ये कबीर कुटीर जो है, ये मुख्यमंत्री निवास आप सबका है, मेरा नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका चौकीदार हूँ। वो इस प्रकार की भाषा जो मुख्यमंत्री बोले तो वो वास्तव में वही है जनता का नेता कहलाने लायक। तो क्योंकि मुख्यमंत्री का काम होता है कि कल्याणकारी काम करे, और आपने पिछले टाइम में देख लिया, सिर्फ 54-55 दिन के अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने इतने काम कर दिए कि लोग हैरान हो गए कि ये मुख्यमंत्री अलग ही निराले किस्म का आया है। तो अब ये मुख्यमंत्री ऐसे काम करेंगे, इन 5 सालों में ऐसे काम कर देंगे, आपके पास किसी दूसरी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा बोलने के लिए। वो अपना एक दूसरे का सर फोड़ेंगे कि अब क्या करें, कोई मुद्दा नहीं है। तो आने वाले 20-30 साल तक तो नायब सिंह सैनी जाते नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। स्वदेश जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि जैसे आप अपने नाम के पीछे स्वदेश कबीर लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप किराड़ हैं, तो ये मामला क्या है? इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए थोड़ा। देखिए, मेरा जन्म एक किराड़ परिवार में हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समाज के लोगों ने हमारा सम्मान किया, हमने ये लड़ाइयाँ लड़ी, तो मुख्य तौर पे भिवानी में महापंचायत हुई थी, और भिवानी की महापंचायत में भिवानी के लोगों ने मुझे कबीर रतन के नाम से सम्मानित किया था, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़ी, जेल यात्राएं बहुत हुई, पद यात्राएं बहुत हुई, आमरण अनशन हुए। तो भिवानी के लोगों ने, पूरे डीएससी समाज ने मुझे कबीर रतन से सम्मानित किया था। तो उस दिन के बाद मैंने अपने नाम के आगे स्वदेश कबीर लगाना शुरू कर दिया। तो ये इसका पीछे लॉजिक है, और आज पूरा हरियाणा का डीएससी समाज मुझे कबीर बोलता है। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से जो स्वदेश किराड़ है, माफ कीजिए, स्वदेश जो कबीर हैं, उन्होंने एक लंबा संघर्ष जो है वो किया है। उसके बाद कहीं जाकर ऐसी समाज के अंदर जो है वर्गीकरण हुआ है। हालांकि कुछ लोग जरूर इसे कह रहे हैं कि यहाँ पर समाज का बंटवारा हुआ है, लेकिन इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो बंटवारा है वो बिल्कुल जायज है। जो लोग वंचित हैं उन्हें उनका अधिकार मिले, इसलिए ये बंटवारा किया गया है। स्वदेशी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत